अब तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा, बीजांड की संरचना पढ़ा था, परागण पढ़ा था। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब परागण की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है। तो देखिए, जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जब परागकण स्त्री केसर पर पहुंचते हैं तो स्त्री केसर में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है और यह रसायन पहचान कर लेता है कि आने वाला परागकण निषेचन योग्य है या नहीं है। ठीक है, अगर कभी बाई चांस ऐसा हो जाए कि जो परागकण है वह किसी दूसरे जाति के पौधे का आ जाता है तो स्त्री केसर में उपस्थित रसायन इसके अंकुरण को रोक देता है और अगर उसी जाति का रहता है तो अंकुरण की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। ठीक, फिर होता है क्या है कि अंकुरण के पश्चात जो परागकण होता है वह पराग नलिका से वर्तिकाग्र पर, फिर वर्तिकाग्र से वर्तिका में पहुंचता है, फिर बीजांड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी भाषा ये है कि परागकणों का वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है वह कहलाती है पराग स्त्री केसर प्रक्रिया या फिर संकर्षण। क्या है कि जब परागकण वर्तिकाग्र से बीजांड तक पहुँचते हैं तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकर्षण कहलाती है या पराग स्त्री केसर प्रक्रिया कहलाती है। फिर देखिए, जब संकर्षण के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, निषेचन मतलब होता है दो युग्मकों का मिलन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे में संलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अब निषेचन के बाद हम पढ़ेंगे कि द्विबीजपत्री पौधों में दोहरा निषेचन और द्विनिषेचन होता कैसे है। देखिए, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसकी खोज किसने की थी, नवास्ट्रीन ने फ्रिटिलेरिया में की थी। इसमें क्या होता है कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में विलीन होकर एक द्विगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसी द्विगुणित युग्मक में एक नर युग्मक और आ जाता है और इस प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप पढ़ते हैं निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। निषेचन के पश्चात घटनाओं से पहले हम फिर से जान लेते हैं कि होता क्या है दोहरा निषेचन में। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक जब आपस में मिले तो ये निषेचन की प्रक्रिया एक चरण में संपन्न हो गई और इस तरह से एक द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। और इसी द्विगुणित युग्मक में जब एक नर युग्मक और ऐड हो जाता है, एक नर युग्मक और जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं त्रिक संलयन। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं कि निषेचन पश्चात कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। पढ़ना क्या है कि निषेचन पश्चात घटनाएं की निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो देखिए, जब निषेचन की प्रक्रियाएं एक चरण की संपन्न हो जाती है, मतलब निषेचन से पूर्व जो प्रक्रियाएं होती है जैसे स्त्री पुरुष संकर्षण और बीजांड का निर्माण, परागण, ये सब निषेचन से पूर्व की प्रक्रियाएं हैं। अब निषेचन के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, भ्रूण का विकास होता है, फिर भ्रूण कोश का विकास होता है, बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ये सारी प्रक्रियाएं कब होती हैं, निषेचन के बाद होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, भ्रूण की, है ना। क्या है कि युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है
और युग्मनज से ही, युग्मनज को जाइगोट भी कहते हैं, तो युग्मनज से ही क्या बनता है, भ्रूण बनता है। प्रारंभिक अवस्था में एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों के भ्रूण एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है वैसे वैसे ही दोनों की आकृति एक दूसरे से अलग हो जाती है। भ्रूण विज्ञान का जनक माहेश्वरी को कहा जाता है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम भ्रूणपोष को, भ्रूणपोष का विकास। तो देखिए, त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और जो भ्रूणपोष होता है वह भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, उसे ऊर्जा देने का, भोजन देने का कार्य करता है। फिर इसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है, बीज का निर्माण, बीज का निर्माण। तो देखिए, जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद क्या होता है कि बीजांड जो होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो देखिए, बीजांड का जो ऊपरी आवरण होता है वह क्या करता है, बीज आवरण का निर्माण करता है, और बीज अंदर के कोमल भाग को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है, तो अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है कि बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। फिर इसके बाद एक चीज आती है बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है बिखराव। बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाव, बिखराव या जाना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। और जो प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है वह जल के द्वारा भी होती है, हवा के द्वारा भी होती है, विस्फोटक द्वारा भी होती है, और विस्फोटक द्वारा भी होती है, और कीटों के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फल के निर्माण की। तो देखिए, जो फल का निर्माण होता है वह अंडाशय की भित्ति से फल का निर्माण होता है। तो जो अंडाशय की भित्तियां होती है वह 3 भागों में विभक्त हो जाती हैं। तो देखिए, जो अंडाशय की सबसे पहली परत होती, सबसे बाहरी परत होती है, वह अंडाशय के ऊपरी भाग अर्थात कबर का निर्माण करती है, छिलके का निर्माण करती है। अंडाशय का मध्य वाला भाग जो होता है वह मांसल होता है, गुदेदार होता है, जिसका प्रयोग खाने में होता है। फिर अंडाशय के मध्य वाला भाग, एकदम निचला भाग जो होता है वह जो भाग होता है कठोर होता है। कुछ फलों में यह खाने योग्य होता है और कुछ फलों में यह खाने योग्य नहीं होता। उदाहरण के लिए हम आम का उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, जो अंडाशय का सबसे ऊपरी भाग था वह आम का छिलका हो गया। फिर मध्य वाला भाग जो अंतर भाग होता है वह खाने योग्य मतलब मांसल भाग हो गया, और जो एकदम बीच वाला भाग होता है वह कठोर अर्थात बीज वाला भाग हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे कि अगली क्लास में दूसरी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे असंगजनक, बहुभ्रूणता, ये सारी चीज़ों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।